नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कई घर से हुए बेघर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित लोगों ने भनभूलपुरा क्षेत्र के सत्याग्रह शुरू कर दिया है। लोगों ने धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया है। भारी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदयेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल हैं। लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते तो हम कहां जाएंगे। पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है, लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो घर हैं उन्हें वहां से ना हटाया जाए। चर्चा हम इसी पर करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ऐसे हालात में लोगों का कहना है कि अपने सिर को छुपाएंगे कहां। हजारों की संख्या में लोग बनभूलपुरा क्षेत्र में घरों से निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाए गए। 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही प्रशासन व पुलिस से सहयोग करने के लिए कहा है। हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे। जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तब ये रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से इन लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। मांग यही है, जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है। एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। क्या था बनभूलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादा ने इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। कहाँ पढ़ते? यूकेजी। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चली है। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश का मानना है कि काफी लंबे समय से यह लोग निवास कर रहे हैं और रेलवे की मनमानी इतनी हो चली है कि 29 एकड़ के बाद अब 78 एकड़ तक की जमीन पर कब्जा कर रही है और यह भूमि पहले से ही नजूल भूमि में है, जो सरकारी भूमि है और सरकार इस पर कोई मजबूत पैरवी भी नहीं कर पा रही है। सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमजोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। वहीं सपा नेता मतीन सिद्दीकी ने भी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। सिद्दीकी का कहना है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग बेघर हो जाएंगे और सरकार इस मामले पर कुछ भी नहीं कर रही है। अगर सरकार इस पर जल्द कोई सहमति नहीं दिखाती है तो अभी तो यह छोटा सा टेलर है, आगे लड़ाई लंबी है। आज हम लोग जो बैठे हैं, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि 4365 मकानों को हटाकर लगभग, जिसमें 40 से 50 हज़ार आबादी खारिज हो जाएगी। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ
हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं या भी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये 1000 का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4,500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। सरकार को कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर कार्रवाई करने पर तुली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट आदेश के बाद 4000 से ज्यादा लोगों को हटाया जाना है। ऐसे में कोई बंदूकधारी आवेश में आकर कुछ ऐसा ना करे जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। इसको लेकर अब डीएम ने बंदूक जमा करने के आदेश दिए हैं। एनक्रोचमेंट बनभूलपुरा में हटना है, उसमें बहुत सारे लाइसेंस जारी तो होंगे ही होंगे, और चूँकि शांति व्यवस्था की स्थिति रहती है और ऐसे समय में हो सकता है कि देखो मॉब की मेंटालिटी है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से आवेश में कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। तो प्रिकॉशन के तौर पे जितने भी हमारे लाइसेंसधारी हैं शस्त्र के, जिनको जिला स्तर से लाइसेंस मिले हैं, तो अभी हमने एसएसपी को और संबंधित थाना अध्यक्ष को एक आदेश जारी किया है कि जितने भी लाइसेंसधारी हैं उनके शस्त्र वगैरह सब वो जमा कर लें। अब तक हाईकोर्ट के आदेश पर इन लोगों को पीपी एक्ट में नोटिस दिया गया, जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई कर ली है। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन की वैध कागजात नहीं पाए गए। इनको हटाने के लिए रेलवे ने जिला अधिकारी नैनीताल से 2 बार सुरक्षा दिलाए जाने हेतु पत्र दिया गया, जिस पर आज तक तिथि कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। जबकि दिसंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए थे कि अगर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो पटरी के आसपास रहने वाले लोगों को 2 सप्ताह और उसके बाहर रहने वाले लोगों को 6 सप्ताह के भीतर नोटिस देकर हटाएं, ताकि रेलवे का विस्तार हो सके। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में रह रहे बड़े बच्चे, महिला और बुजुर्ग आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या सरकार को इनकी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? हल्द्वानी से अपने सहयोगी उवैस सिद्दीकी के साथ देहरादून राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो कई लोग घर से बेघर हो गए हैं और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये क्या संवेदनहीनता नहीं है, अतिक्रमण हटाना ही था, तो क्या ये सही वक्त है अतिक्रमण हटाने का? और लोगों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि सरकार ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हरदेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद और अन्य नेता शामिल रहे। लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे? पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है, लेकिन उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों के भविष्य को भी खतरा है। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग की काफी बड़ी तादाद है और सरकार से गुहार लगाई जा रही है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उवैस सिद्दीकी जी संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में उवैस सिद्दीकी जी आपसे करना चाहूँगी, यहाँ की अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर फिलहाल माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लोगों द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में क्या स्थिति जो है वो नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल पूरा जो इस समय माहौल है वो गरमाया हुआ है। जिसके मकान रेलवे की सीमा में आ रहे हैं और वो भी जिसके मकान रेलवे की सीमा में नहीं आ रहे हैं, वो भी एक सब तरफ एक गंभीर माहौल है। बच्चे जो है दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं। आप साफ तौर से जो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल्स चल रहे हैं उसके माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे छोटे बच्चे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं और उनके हाथ में एक कट्टी है जो वाकई एक जो है दिल को एक
दहलाने वाली तस्वीर कहेंगे, दिल को गमगीन करने वाली तस्वीर कहेंगे कि आखिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, इस समय जो टेम्परेचर है लगातार गिरावट की ओर है और ठंड लगातार बढ़ रही है। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को जो है देखना चाहिए कि किस तरह से जो है ये अतिक्रमण को पूरा हटाना है। फिलहाल भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उसके लिए जो है भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। और आज 28 तारीख को रेलवे का सीमांकन होना तय किया गया था, जिसके चलते आज पूरा बनभूलपुरा क्षेत्र जो है एक इलाका है, उसको जो है सभी लोगों के अब एक इलाके की छुट्टी की गई, सारी दुकान बंद किए गए, कोई अपने कामों पर नहीं गया है। और उसके बाद जो है सब एक जगह इकट्ठे हुए और उसके बाद एक अपना जो है गांधीवादी तरीके से इन लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। आगे भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। ये फैसला सरकार के द्वारा, मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, ये फैसला सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। ये फैसला सरकार की पैरवी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर उवैस सिद्दीकी। मुझे भी पता है कि हाईकोर्ट का ये आदेश है, सरकार की पैरवी, उनका ये कहना है कि सरकार ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं करी, हमारे पक्ष में ठीक तरीके से अब तक बात नहीं रखी गई। सरकार के द्वारा इसमें कुछ भी पैरवी नहीं की गई, जो भी पैरवी की गई स्थानीय लोगों द्वारा की गई, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई। हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इलाका नगर निगम से आता है, नगर निगम के वोटर्स हैं यहाँ पर, विधानसभा के वोटर्स हैं यहाँ पर, सब वोटिंग डालते हैं। जो जितनी सुविधाएं राज्य सरकार की होती हैं सभी सुविधाओं से ये लोग लैस हैं। हर चीज की सुविधाएं यहाँ पर जो है दी जाती हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो और हाउस टैक्स हो। और कई मकान तो यहाँ पर ऐसे हैं पट्टेदार थे, उसके बावजूद इनको नोटिस दिया गया और अब जो है ऐसा फैसला आया है कि 1 हफ्ते के भीतर इस जमीन को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ और भी प्रवक्ता जो है अलग अलग राजनीतिक दलों से वो भी जुड़े हुए हैं। और कमलेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण जिसे कहा जा रहा है और उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? और ये क्या सही वक्त है? ये जो जिस वक्त इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, लगातार पारा जो है वो उत्तराखंड में लुढ़क रहा है, इतनी ठंड का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं यहाँ पर देख रही थी रिपोर्ट में कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं कि उनको वहां पर रखा जाए, उनको रहने दिया जाए। देखिए, मैं तो जो मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्णय 1 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी, 1 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी, उसमें अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 20 दिसंबर को एक निर्णय आया, जिस निर्णय के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो रेलवे के जितनी भी भूमि है, जो टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए 2900 एकड़ भूमि, 29 एकड़ भूमि का जो प्रकरण है, जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि 4365 परिवारों कहीं ना कहीं इसके दायरे में आता था। अब रेलवे विभाग ने पीपी एक्ट के माध्यम से, पीपी माने अधिकृत भोगी की बेदखली का एक एक्ट है, पीपी मोड पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की। हर विभाग, जो सरकारी विभाग है, उसकी अगर कोई संपत्ति है या कोई भूमि है, उसमें कोई व्यक्ति अगर अतिक्रमण कर जाए तो उस अतिक्रमण को ध्वस्त करने का या नोटिस करने का या हेयरिंग करने का अधिकार विभागीय को दिया गया है। लेकिन मामला करीबन 4365 लोगों के करीब था। तो इसमें रेलवे ने पीपी मोड के अंतर्गत सबको नोटिस किया। नोटिस करने के बाद इनके कागजात देखे। कागजात देखने के बाद ये पाया गया है कि इन पर किसी प्रकार का कोई भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसपे अभिलेख में कहीं इनका नाम दर्ज नहीं था। उसके उपरांत ये इन अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व में ही रेलवे विभाग द्वारा एक प्रयास किया गया, जिसके विपरीत याचिकाकर्ता या पीड़ित पक्ष कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट में इन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट में कहा गया कि साहब, रेलवे विभाग ने एक तरफा कार्रवाई करे, हमारी बात सुनी नहीं गई। तो उसके बाद दोनों पक्षों को, चाहे वो रेलवे हो या अतिक्रमणकारी हो, दोनों पक्षों को सुना गया, ट्रायल चला पूरा। इसके अंतर्गत उत्तराखंड सरकार को भी पार्टी बनाया गया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि भाई ये रेलवे विभाग की जमीन है, उत्तराखंड सरकार की नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद जब रेलवे विभाग ने अपना पक्ष रखा और ये कहा गया कि साहब इन्होंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं पाया गया, तो पुनः
जो लोग छूटे थे उनके लिए फिर पीपी मोड के अंतर्गत पब्लिक हियरिंग की गई। पब्लिक हियरिंग में फिर ट्रायल्स हुआ। ट्रायल्स के अंतर्गत फिर पुनः इस पे विचार किया गया, फिर पुनः कागज लिखा। जब अंतिम सुनवाई कोर्ट ने करी तो अपना फैसला सुरक्षित करते हुए 20 तारीख को अपना फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनको एक हफ्ते का नोटिस देते हुए तुरंत पीपी मोड में कार्रवाई करते हुए इनको ध्वस्त किया जाए। ये तो इसका जो पूरा है, इसमें किसने पैरवी नहीं की और किसको पैरवी करने का राइट था और किसको नहीं था, ये बात यहाँ क्लियर हो। अब जब माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने कोई आदेश जारी कर दिया है कि साहब क्योंकि जो जमीन है ये तो है रेलवे विभाग की है, उसमें अगर उन पीपी मोड के अंतर्गत, पीपी मोड एक्ट के अंतर्गत, थोड़ा सा मैं एक जानकारी और देना चाहूँ। पीपी मोड के अंतर्गत, पीपी एक्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जितनी भी सरकारी विभाग होते हैं, जैसे हमने देखा कि एनएच के जो अपना एनएच राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, उससे 30 मीटर दाएं और 30 मीटर बाएं दोनों तरफ अगर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करता है तो उसको पीपी मोड के तहत ध्वस्त किया जाता है। तो ये एक एक्ट है, जिस एक्ट की 1971 का ये एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत एक कार्रवाई हुई। अब ये कहने के बात है कि इसके अंतर्गत कौन लोग थे जिन्होंने उनको बिजली के कनेक्शन दिए, वो कौन लोग हैं जिनको सिविल लाइन का कनेक्शन दिया। और आज इस स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से ये सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि सरकार ने इस मोड में या इस समय इनको बेदखल किया है। ये तो ट्रायल चल रहा है और कई टाइम से ट्रायल चल रहा था। अब एक जो कोर्ट का एक निर्णय आया है, उस निर्णय के बाद अब क्योंकि वो भी हमारी जनता है, वो भी उत्तराखंड की जनता है, उसके बारे में विषय करना, उनका चिंता करना इस सरकार का कर्तव्य। और सरकार उनके रहने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करती है, ये अभी आगे जिस तरह से अगर बात आती है और ये कहां तक क्या होता है, उसको वो अभी विचारने बात है। ठीक है, तो इसमें ठीक है। देखिए कमलेश जी, वापस हम आएंगे, इस पर विस्तार से आगे चर्चा की जाएगी। पीसी थपेलाल जी का मैं रुक करना चाहूंगी आप पर। थपेलाल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, ये मसला जो है कमलेश जी ने विस्तार रूप से बताया और उनको ये भी मालूम है कि 5 तारीख के बाद इन लोगों को पूरी फोर्स लग चुकी है, पुलिस तैनात है। जैसे सीमाओं में दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, वैसे ही एक लड़ाई अपने गरीबों के साथ ये व्यवस्था लड़ने जा रही है। और वो व्यवस्था लड़ने जा रही है जिसके सर्वोच्च प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 2022 तक सबके पास घर होंगे। आज गरीब जनता पूछ रही है उस इंसान से, ये झूठे तू कब तक देश को झूठा बोलकर हमारी वोटें लेगा? किस तरह से ऐसी बातें करके कि 2022 तक सबके पास। और यहाँ का मुख्यमंत्री भी बोलता था कि 2022 तक, और इनको जो 100-200 साल से रह रहे हैं वहां पे, इनको ये दिखाई नहीं दिए। और भाजपा का प्रवक्ता बोलता है किसने बिजली दी, किसने? अरे तुम सरकार हो, तुमने नौकरियां देने वाले, जैसे तुमने विधानसभा में किया कि खुद नौकरियां दी और उनको फेंक दिया सड़क पे आधा अधूरा, उनके भविष्य को अंधकार में डालते हुए, उसी तरह से तुम लोग गरीबों के निरंकुश होकर तुम चाबुक चला रहे हो। और यही मैडम, मैं यही चीज आज देहरादून में है, LIC का कब से ऑर्डर निकला हुआ है कनाड़ प्लेस में पूरी बिल्डिंगें खाली करने का, लेकिन वहां अमीरों का कब्जा है, इसलिए ये लोग उनको नहीं छू रहे हैं। वहां इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नजर नहीं आ रहे, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर LIC खड़ी है यहाँ पे कि भाई मेरे LIC के घरों को खाली करो, लेकिन नहीं। लेकिन गरीब, और वो भी वो गरीब जिनके बूते ये राजनीति करते हुए वोट बटोर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में यहाँ की जनता को डिवाइड करके उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ हमको, अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल दूसरों की बारी आएगी। आप मसूरी में भी इन्होंने ऐसे किया। मसूरी में जहां अडानी की ट्रॉली लैंड कर रही है, वहां पे आज हमारे पुराने लोगों को, गरीब टिहरी के लोगों को जो घोड़ा गाड़ी चलाते थे, उनको भी बेघर किया। ये लोग कभी वो नहीं देते। इन्होंने पहले इतने दिनों से सोचा नहीं। 2013 से केस चल रहा है और 2022 में जब इनका ऐसा पप्पट मुख्यमंत्री यहाँ पे बना कि जिसको दिल्ली से ऑर्डर मिलता है और वो चाहे कुछ भी हो दुनिया वहां इसको एग्जीक्यूट करने लगता है। इसलिए बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमें अंधकार नजर आ रहा है, हमारे अंकिताओं को भी न्याय नहीं मिल रहा, हमारे बेरोजगारों की नौकरियां
बेच रहे हैं और उसके बाद ये भर्ती करके विचलन करके भर्ती भी कर रहे हैं और उसके बाद हमें बाहर भी फेंक रहे हैं। कपिलाल जी देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आप जब भी मुख्यमंत्री के बारे में या किसी के बारे में भी कुछ कहते हैं तो चैनल शब्दों का उपयोग क्या करिए, वरना यहाँ पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक रिस्पेक्ट तो देनी ही चाहिए। ये कभी नहीं मानते, ये भी ऐसी बातें करते हैं पप्पू सिंधल के। कपिलाल जी आप ना भाषण देने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। अरे नहीं तो आपका भाषण सुनने आ रखे हैं, डिबेट करिए ना। कमलेश जी रुक जाइए, मैं भी प्रतिक्रिया ले रही हूँ, वो अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा कमलेश जी। ये बोलते रहेंगे पब्लिक डोमेन कुछ भी। कमलेश जी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त मैंने आपको दिया था बोलने के लिए। बीच में अगर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो टोकेंगे ना मैडम। ठीक है कपिलाल जी। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी क्या कहना चाहते हैं पूरे मसले पर? आशीष जी अनम्यूट करें खुद को। हेलो जी आवाज आ रही है? जी हाँ, मतलब ये तो कपिलाल जी की पीड़ा थी जिस कारण से उनके मुंह से कोई शब्द निकल गए। और मैं आगे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार कमलेश जी ने बड़े प्यार से बताया कि इन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कोर्ट में कागज सही नहीं पाए गए। अगर कोर्ट में कागज सही नहीं पाए गए तो वो बिजली विभाग में, वो पानी के विभाग में, वो टैक्स देने में वो सब कागज सही कैसे थे? अगर आपने टैक्स लिया है तो कहीं ना कहीं सरकार की लायबिलिटी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक आम जनता, इन लोगों को जब भाजपा वालों को लगा कि ये लोग हमें वोट दे रहे थे तब तक इन्होंने उनको रखा, आज ये लगता है कि ये लोग हमसे नाराज हो चुके हैं तो इनको उठा के बाहर फेंक दो और किसी और को यहाँ पे हम बसाएंगे। इन जगहों में ऐसा नहीं बसेंगे नहीं आप, कल को फिर नए लोग बसेंगे, पर वो लोग बसेंगे जो भाजपा को समर्थन करेंगे। आज भाजपा को पूरी का पता लग चुका है, इनकी नीतियों के कारण, जिस प्रकार की नीतियां हैं, इनसे जनता रुष्ट हो रही है और जहां इनको पता है कि जनता उनसे परेशान हो रही है, उस जनता को ये बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार गरीब बच्चे, किस प्रकार स्कूल बन गया। आप देखिए स्कूल जब बन गया तो क्या स्कूल ऐसे तो नहीं बनाया जा सकता किसी बिल्डिंग में, उन स्कूलों में सरकारी पेपर भी होने हैं, अभी पटवारी के और पेपर भी होने, तो कहीं ना कहीं चीजें तो सही होंगी। लेकिन सरकार पैरवी करने में पीछे रही, सरकार ने सही पैरवी नहीं करी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हटा देना, वो भी इतनी सर्दी के मौसम में बिना व्यवस्था करे, बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं जनता भी समझ रही है, देश समझ रहा है। मेरा हाथ जोड़ के हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है, इस प्रकार दुराचारी ना बने, इन लोगों को न्याय दें। जहां आप इनकी व्यवस्था कर सकते हैं पहले इनकी व्यवस्था करें, उसके बाद आपको अगर कोर्ट के निशाने में, अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी आगे कोर्ट और भी हैं और हम हाई कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, जो सही निर्णय होगा वह लिया जाए। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अपनी जनता के लिए सही सोचना। इस सर्दी के मौसम में जहां आदमी को घर के अंदर ठंड लग रही है, वो बाहर कैसे जाएंगे और कहां जाएंगे, इस चीज में लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों की मांग है कि उन्हें यहाँ से ना हटाया जाए। उनके जो दादा हैं, परदादा हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर रह रहे थे और सर्द का मौसम है, कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार है, तो कहीं ना कहीं सरकार को उनके रहने की के लिए जगह देनी पड़ेगी, उनकी मदद करनी पड़ेगी। और मामला चूंकि अभी उन लोगों ने हाईकोर्ट में आगे दूसरी बेंच का भी रुख किया है, तो ऐसे में देखना होगा कि उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन तब तक के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उत्तराखंड में रहने वाला हर एक व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में इन लोगों को बेघर कैसे किया जा सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमा भंडारी जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं, आप क्या प्रतिक्रिया है मसले पर? हेमा भंडारी जी। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कंटिन्यू करिए। जी देखिए यशी जी, जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो अतिक्रमण हटाने का जो आदेश दिया गया है, देखिए उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से 4300 परिवार उस अतिक्रमण से प्रभावित होंगे और वो कब से वो लोग वहां पर बसे हुए हैं, ये अब जो है सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की, सरकार द्वारा उनके लिए, और सरकार पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे बैठी है, सरकार द्वारा उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? भाई सरकार को वो टैक्स, जनता सरकार को टैक्स पे करती है, लेकिन क्या भाजपा सरकार
कि हमारे माननीय यशस्वी युवा मुख्यमंत्री विकास की कहाँ पर गंगा बहा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो पूरे उत्तराखंड में शायद अब विकास की गंगा की जो है इतना बहने वाली है कि पता चल रहा है बाढ़ ना आ जाए विकास की। तो ऐसा विकास इनका हो रहा है जो गरीब, इनका विकास जो है ना वो गरीब परिवारों पर ही निकलता है ना, वहीं पर ज्यादा विकास होता है जहां पर गरीब परिवार होते हैं। इनका किसी महलों में कभी विकास नहीं दिखाई देता, इनका विकास तो गरीब परिवारों में होता है कि हाँ उसको कैसे बेघर किया जाए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी पार्टी है, जब इनको वोट चाहिए होते हैं तब ये उन परिवारों के पास जाते हैं वोट बटोरने के लिए, लेकिन जब इनका काम बन जाता है तो तब इनको कोई मतलब नहीं, उस जनता से, उस गरीब व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। मैं कहती हूँ हमारा मानना यह है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन क्या गरीब लोगों के ऊपर ही अतिक्रमण हटना चाहिए? क्या ये बड़े बड़े जो होटल, मैं हरिद्वार की बात करूं तो इतने बड़े बड़े होटल, इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं, वो अवैध जमीन पे बने हुए हैं, क्या उन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए? उन पर अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? तो ये दोगलापन, जो सरकार का दोगलापन है, ये साफ नजर आता है। इनकी नियति, इनका चाल चरित्र और चेहरा, ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये कैसा विकास कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये विकास हो रहा है उत्तराखंड में कि गरीब परिवारों को इस ठंडी ठिठुरती ठंड में उन्हें बेघर करना। ये रेलवे की मनमानी की बात करते हैं कि रेलवे की जमीन है, रेलवे की मनमानी, तो क्या सरकार का क्या दायित्व बनता है उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? ये तो बहुत विकास करने चले थे उत्तराखंड का, ये विकास इनको धरातल पर दिखाई दे रहा है। इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है कि इस ठिठुरती ठंड में हम उनको बेघर कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? मुख्यमंत्री देखिए कमलेश जी, पीड़ा होती है तभी सब लोग बोल रहे हैं, पीड़ा होती है उनके लिए, आप लोगों को पीड़ा नहीं होती होगी। आप लोग तो गरीबों के लिए बने ही नहीं है ना, आप लोग तो उनका साथ दीजिए जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाए हैं। अरे होटल बनाने वालों की भी अपनी भूमिका है, होटल बनाने वालों की अपनी भूमिका है, आपकी भूमिका है। कौन सा टूटा? उत्तराखंड में जो भारत के अंदर होगा, भारत के अंदर जो भारत का नागरिक होगा, उसकी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है सरकार में, चाहे टैक्स पेड के रूप में रहे, चाहे किसी के रूप में। अब ये न्याय की बात है, न्यायालय ने कार्रवाई की है। अब कोई जाकर के आपके घर में जाके कब्जा कर देगा तो आप ये बोलेंगे साहब इनको आपके घर पे कर बैठ करके मैं कब्जा कर दूं? आप बताइए। एक सेकंड कमलेश जी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये जो परिवार है इनके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप इनको बेघर कर देंगे, इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? एक तो वैसे भी उत्तराखंड से लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, वहीं जो लोग वहां पर बसे हुए हैं आप उनको भी बेघर करे दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ जो कार्रवाई हुई है सरकार की नहीं हुई है, जितनी भी कार्रवाई, बस यही एक पॉइंट लेकर आप पल्ला झाड़ लीजिए मामले से कि सरकार ने नहीं किया है कुछ। अरे सरकार कुछ तो करे। कुछ नहीं होगा, इतना सरकार ने क्या पैरवी करी? सरकार ने क्या पैरवी करी इन लोगों की? भूमिका क्या है? ये बाहर खड़े हैं, ये ठंड में खड़े हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है? अरे आप ठंड की बात करते हैं, आप कितना देशभक्ति है, कितना राष्ट्रवाद है, सब जानते हैं। सरकार हाँ हम कर रहे हैं, सरकार ने जो बात की है उस पर सरकार काम भी कर रही है। आप तो बस यहाँ बोलने भर के आते हैं कि सरकार क्या कीजिए ना, सरकार क्या। हेमा जी आराम से। अरे इनको नजर नहीं आता, ये कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इनको वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं वहाँ पे। ये गरीबों की सरकार तो है ही नहीं, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। अंतोदय की बात सरकार करती है, बच्चों के बारे में नहीं कर सकते, लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं ठंड में सरकार ने इनको बाहर कर दिया, आगे बताइए सरकार ने कहाँ बाहर किया? आपको क्या है ये केंद्र प्रकरण करके सत्ता कैसे हासिल हो? आप ये बताइए ना हेमा जी, एक बार बताइए, आप ये कह रही है इस ठंड के मौसम में सरकार ने उनको बेघर कर दिया, सरकार ने बेघर कब किया ये बताइए ना। एक बात बताइए ना, यहाँ पर जितने भी बस आए। हेमा जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए जरा। कमलेश जी मेरी बात ध्यान से सुनिए आप पहले। हेमा जी एक सेकंड दीजिएगा प्लीज मुझे। कमलेश जी मुझे बताइए, मैं मानती हूँ कि सरकार जिम्मेदार नहीं, ठीक बात है, मान लेती हूँ मैं,
सरकार की जिम्मेदारी तो है उनके प्रति। मैं वही तो बात पूछ रही हूँ, यही सब समूचा विपक्ष। देखिए, अतिक्रमण होना बहुत बहुत गलत बात है। अवैध अतिक्रमण कहीं पर भी करना गलत बात है, हम इसका साथ नहीं देते हैं, बाकी कोर्ट में मामला है। लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं, आप उनको बेघर कर रहे हैं। आप मौसम देख रहे हैं किस टाइम पे आप उनको बेघर कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो बेचारे, क्या करेंगे? उनके बच्चों की पढ़ाई। आप मुझे बताइए, उनको बेघर कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। आप इस बात का जवाब दीजिए। आप एंकर हाईकोर्ट के नाम क्या पर, बेघर किसने बेघर किया? फिर आप इसी यही बात बोलकर उतनी देर से पूरी डिबेट का आप निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, सरकार ने कुछ नहीं किया, ठीक बात है, लेकिन सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? उवैस सिद्दीकी कुछ कहना चाहते हो? उवैस सिद्दीकी जी, मैडम एक मिनट, एक सेकंड कमलेश जी दीजिएगा मुझे, इसके बाद मैं पूरी बात आपकी सुनूंगी, इत्मीनान से आपको पूरा वक्त दे दूंगी मैं। उवैस जी, उवैस जी, उवैस जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? उवैस जी सुन पा रहे हैं आप? उवैस जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। कमलेश जी कंटिन्यू करें। मैं आवाज आ उवैस जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, मैं एक सबसे बड़ा सवाल एक यहाँ पर ये खड़ा होता है कि रेलवे की भूमि है और सरकार को एक जगह कटघरे में लिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक जगह सरकार को कटघरे में लिया जा रहा है। चाहे वो 2007 में जब ये कार्रवाई पूरी शुरू हुई थी तब कांग्रेस की सरकार थी और वर्तमान में भाजपा की सरकार है। आखिरकार जो भी सरकार की योजना है, जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, चाहे वो योजना सड़क को लेकर की गई हो या राशन वितरण को लेकर की गई हो या फिर विद्युत की क्या कहते हैं व्यवस्था हो, सारी जो व्यवस्थाएं हैं इन बस्तियों के अंदर दी गई है। सरकार जितनी योजनाएं सरकार की है, सभी योजनाएं जो यहाँ पर जिनको अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है इनके पास है। और बाकायदा हाउस टैक्स जो नगर पालिका का, नगर निगम का होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो हाउस टैक्स भी जो है नगर पालिका में जमा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है कि साफ तौर से वर्तमान सरकार है और जो नगर निगम है वो कोर्ट में जो है सही से पार्टी नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो है मायूसी जो है लोगों के दिलों में है कि जो वर्तमान की सरकार है वो जो है हमारा पक्ष और हमारा साथ नहीं दे पा रही है। तो लेकिन जो सारी सुविधाएं हैं राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र की बहुत सारी सुविधाएं हो, वो सुविधाएं सभी की सभी सुविधाएं, अधिकतर सुविधाएं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई है, वो सभी सुविधाएं इन लोगों को दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सुविधाएं नहीं दी गई। ठीक है, इसका जवाब कमलेश जी। मैं ही कहूंगा कि सरकार पानी, बिजली जो व्यवस्था है, व्यवस्था है, चाहे सभी के आने जाने की व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ये भी एक विषय है। सही कह रहे हैं, उन लोगों का, उन व्यक्तियों का भी चिन्हित होना चाहिए जिन लोगों ने इनके राशन कार्ड, आपका कनेक्शन कराया। कनेक्शन की कंडीशन ट्रायल पार्ट में गया होगा कोर्ट में मामला, तो टेम्परेरी कनेक्शन था या परमानेंट कनेक्शन था? पानी का कनेक्शन टेम्परेरी था या परमानेंट था? सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात करूंगा फिर आप मेरी बात का जवाब देना। ये मेरे संज्ञान में नहीं है तो आप बात रख रहे हो ना कमलेश जी। हाउस टैक्स का है, नगर सुनिए भाई साहब, मैं आप ही की बात का जवाब दूं। अगर हाउस टैक्स की परिधि के अंतर्गत आता है तो नगर निगम के अंतर्गत परिधि के अंतर्गत आता है, तो किस रूप में आया है और किस रूप में टैक्स दे रहे हैं, ये विषय है, बिल्कुल है। अब जहां पर ये जमीन का जो मूल दस्तावेज के हिसाब, जो मेरे व्यक्तिगत जो आपके माध्यम से या जो पूरी डिबेट के माध्यम से जो मेरे पास तथ्य है, मैं उसी के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है, हम लोग मना नहीं कर रहे अपनी जिम्मेदारी, लेकिन ये बात कहना गलत है कि बेघर कर दिया गया है सरकार ने। 2022 पे कह रहा हूँ, सरकार ने बेघर नहीं किया है। कोर्ट के प्रक्रिया थे, ट्रायल में दोनों पार्ट थे, तीनों पार्ट ट्रायल में। अरे कमलेश जी, कहाँ कह रहे हैं कि सरकार ने बेघर कर दिया है? हम तो कह रहे हैं सरकार उनको आसरा दे दे। बिल्कुल इसी बात हम भी यही कह रहे हैं। उवैस जी, इतने लोगों का ये कहाँ रहेंगे, कैसी इनकी व्यवस्था है, कैसे क्या होगा, उसके लिए भी सरकार अपने हिसाब से प्रयास करेगी। और जिस हिसाब से कहीं ना कहीं चिंतन मनन चल रहा है आज, लेकिन ये आने वाले समय में इस चीज का पता लगेगा। लेकिन ये उवैस जी एक मिनट रुकेगा, एक सेकंड, आप कमलेश जी बात को पूरा करिए फटाफट। इस भीषण सर्दी के अंदर सरकार ने इनको बाहर निकाला, जैसे हिमालय सरकार ने बाहर नहीं निकाला है, एक ट्रायल चल रहा है। इस भीषण सर्दी में आप कमलेश जी देखिए अलग दिशा में जा रहे हैं, यहाँ कोई नहीं कह रहा है, आपसे कहा जा रहा है, सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सरकार उनको रहने की जगह दे। उम्मीद सरकार से उम्मीद करना नैतिक वो है हम लोगों का, आपकी जिम्मेदारी है। वो लोग
जो लोग पीड़ित हो गए उनको किस तरह से उनके सर पे पुनः छत आए या किस तरह से उनको सुविधा जाए, इसके बारे में सरकार चिंतित है। सरकार ठीक है उवैस जी, ठीक है, रुकिए कमलेश जी, एक सेकंड रुकिएगा। उवैस जी अनम्यूट करें खुद को। इसके घर में आया हूँ, मेरे साथ में मौजूद है, मैंने उनको रोका है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा तेज बताइएगा कैमरे स्क्रीन के सामने, क्या आपके घर में हाउस टैक्स आता था कि नहीं आता था? ये आता है हमारे यहाँ, हाउस टैक्स आता है जी। बिजली है आपके घर में? बिजली भी अपनी, पानी है आपके घर में? पानी भी। तो साफ तौर से आप कमलेश जी आप भी सुनिए और जितने दर्शक देख रहे हैं आप सुनिए, आपका घर उस रेलवे की सीमा में आता है? नहीं, हमारा दूरी पे है, लेकिन नोटिस आपको मैं दिया था, मैं भी दिया था। घर खाली करने का नोटिस आपको दिया गया है, लेकिन नगर पालिका से जो है हाउस टैक्स आता है? हाउस टैक्स आता है। बिजली का बिल जो आपका आता है वो पक्की बिजली लगी है आपके घर में? पक्की बिजली लगी। पानी का बिल आता है? पानी का बिल भी आता है। तो देखिए बिल्कुल साफ है, पानी का बिल भी और जो बिजली का बिल भी। स्थानीय हमारे अभी बगल से मेरे साथ जो प्रदर्शन हो रहा है वहां से निकल रहे थे, मैंने उनको रोक के पता किया। अगर उवैस जी पॉसिबल हो तो प्लीज आप और भी लोगों से बात कराइए, उन लोगों से भी जरा मिलिए, उनका भी हम दुख दर्द यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या चल रहा है आगे की, उनकी क्या प्लानिंग्स है, क्या रणनीति है। तब तक थपलिया जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। बिल्कुल, ये गफूर बस्ती में एक और शख्स है, गफूर बस्ती रहते हैं। हाँ जी नमस्कार। उवैस जी आप अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। बिल्कुल यशी जी, ये एक शख्स और हैं जो गफूर बस्ती में रहते हैं। हाँ। और ये साफ तौर से आप गफूर बस्ती में रहते हैं? हाँ गफूर बस्ती में रहते हैं। अच्छा, आपके घर में लाइट आती है? लाइट आती है, बिल्कुल। अब इतना सर्द मौसम है, सरकार ने आदेश जो है खाली करने के दे दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या है, पहले तो थोड़ा तेज बोलिएगा। वो गलत सरकार जो है गलत कर रही है। हाई कोर्ट का फैसला है और न्यायालय ने जो है खाली करने के आदेश हाई कोर्ट के यहाँ हम लोगों की फाइलें भी वहाँ पहुंची है, फाइलें किसी ने देखी हाई कोर्ट में। तारीख पे तारीख लगाते रहे उन्होंने, हाँ तारीख बढ़ाते रहे, लगाते रहे, कुछ नहीं सुनी हाई कोर्ट। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने समय कहाँ आ जाएंगे? आपने छोटे बच्चे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, रोडों पे बैठे हुए हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं सारे लोग। ठीक है, आगे की क्या रणनीति है, आगे किस तरीके से क्या करने वाले हैं अब? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि मतलब हमको अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो मतलब हमें कहीं छत मिलती गई, आगे छत जो है मिले सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरा सीमा जो है आपके उसमें आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि आपको नोटिस दिया गया? और नहीं, हमें जो है यहाँ बसाने का वो प्रयास किया जाए या फिर हमें मतलब यहीं पे हमें यहाँ का अधिकार दिया जाए। जो इनकी बाउंड्री है पुरानी, उसी बाउंड्री है वहाँ पे अपना वो कर लें, घेराबंदी कर लें अपनी। जी अच्छी इनकी बाउंड्री भी है ना, जो पुरानी इनकी बाउंड्री है वो अपनी बाउंड्री में ले लें। पुरानी बाउंड्री है इनकी यहाँ पर, वो अपनी बाउंड्री से घेराबंदी कर लें अपनी जो भी। ठीक है उवैस जी, वापस आते हैं आपके पास हम। और पीसी थपलिया जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ वो लोग भी जुड़े जिन्होंने जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस दर्द से गुजर रहे हैं, और ठंड का मौसम है, लगातार हम कह रहे हैं, और ये बात हम कमलेश जी को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को कम से कम इन लोगों को छत तो देनी चाहिए। देखो मैडम, इससे ज्यादा सफर हमारे जो लोग, ट्रॉली बन रही है देहरादून से मसूरी तक, उन लोगों को इन लोगों ने बाहर कर रखा है। लगभग 4 साल हो गए हैं, उनको कोई जगह अभी तक नहीं मिली। हम भी चिल्लाए, हमने भी नारे लगाए, अपना सर फोड़ा, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इनको अडानी जी की ट्रॉली को संचालित करना है। दूसरी ओर हमने जो हमारा सैन्य संगठन है उसमें हमने बोला कि ये सैन्य धाम को तुम ट्रॉली के पास में ले जाओ। इन्होंने घुमा फिरा के उस सैन्य धाम को भी उस ट्रॉली का एक वेटिंग रूम बनकर काम करेगा। दूसरी ओर जो आज हल्द्वानी में हो रहा है, मैं लिख के दे रहा हूं, इन पे कोई दया भाव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सरकार हार चुकी है अपने पूरे हथकंडे, कभी पाकिस्तान, कभी पुलवामा, कभी कुछ, ये भी उनका हथकंडा है राजनीति का, जिसके तहत ये वोट बटोरेंगे। लेकिन इस निरंकुश सरकार को ये नहीं मालूम कि मानवता भी कुछ होती है, क्योंकि सरकार, अगर आप सरकार जब ये नेता आते हैं हमारे पास तो सेवक से हाथ जोड़ते हैं कि हम तुम्हारे सेवक हैं। आज हमारे बाप बनकर हमें बोल रहे हैं कि जरा संभल के बोलो, अल्लाह ना बोलो, इज्जत से बोलो। लेकिन हमारे ही जो नौकर सेवक हैं, आज किस तरह से हमारी जनता, जो जनता बिल्कुल दीनहीन है, असहाय है, बच्चे किस तरह से रो रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस, हाई कोर्ट का
निर्णय बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन सरकार तो माई बाप होती है और सरकार का काम है कि अपने जनता को सेटल देना। क्यों अगर यहाँ पे रेलवे की जमीन में अगर 6 महीना और हो जाए, जैसे कि देहरादून में LIC की बिल्डिंग एकदम इंटैक्ट है 2 साल से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो इंटैक्ट है, वहां पे ले गए थे बुलडोजर। कमलेश जी जवाब दीजिए, देहरादून की बिल्डिंग आप वहां पर नहीं जाके कुछ कर पा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो थपलियाल जी की जो भावनाएं उनके साथ है वो हमारी भी है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के निर्णय के बाद अब उन लोगों का कैसा होगा, क्या होगा, इसमें सरकार भी चिंतित है और सरकार इसकी चिंता कर रही है और जल्दी इसका निवारण भी जो भी हम लोगों नहीं कर रही है। उनियाल जी मालूम पूरी फौज लग चुकी है, चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सेना सीमाओं में तैनात हो गई है इन गरीबों को देखने के लिए। इनके लिए कुछ नहीं किया गया, नहीं किया गया। सुनिए, जो नैतिकता के आधार पर जो लोग वाकई में पीड़ित हैं, ये भी चिन्हित है कि किन लोगों के मकान बने हैं, कौन वहां पे अभी आए हैं, किसी का उद्देश्य कहीं कब्जा करने का नहीं है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के बाद तो सरकार की अपनी वो है व्यवस्था है, सरकार अपनी व्यवस्था के हिसाब से सरकार के हिसाब से कार्य किया जा रहा है। उनकी सहानुभूति हमारे साथ, सर्दियों का मौसम है, लेकिन धपलियाल जी मेरा तो ये कहना है कि ये इस तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता आम पिच डिबेट के माध्यम से कि भाई सरकार ने 26,000 परिवार को बेघर कर दिया। ये सरकार का नहीं है, तो ट्रायल पार्ट चल रहा था। अब संपत्ति रेलवे की थी, रेलवे की संपत्ति के अंतर्गत अतिक्रमण हुआ, PP एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई, उसके बाद ये संतुष्ट नहीं पाए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने डबल बेंच ने निर्णय दिया, सिंगल बेंच ने डबल बेंच ने। कमलेश जी रुकिए, आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी आशीष जी। जिस प्रकार अभी कमलेश जी बता रहे हैं कि फोर्स लगाने के बाद सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है, ये तो पहले सोचना चाहिए था। फोर्स आपने कितने महीने के लिए लगाई? फोर्स 2, 4, 5 दिन के लिए तो लगाई होगी आपने। क्या 5 दिन के अंदर आप इन परिवारों की व्यवस्था कर देंगे? इन परिवारों के लिए आप नए मकान बना के दे देंगे? कहाँ पे व्यवस्था करेंगे? और कहीं ना कहीं देखिए, मुझे इसमें सरकार की नीयत पे खोट नजर आता है। भाजपा का चरित्र रहा है डरा के राजनीति करना। ये दूसरे को बेघर करने के बाद, दूसरे को डराने के बाद तब राजनीति करते हैं। अभी इतने परिवारों को डराएंगे, अगर हम नहीं रहेंगे उसके बाद बोलेंगे हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारे छत चले जाएंगे, तुम नहीं रह पाएंगे। नगर निगम चुनाव को इसका यूज करेंगे, नगर निगम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे होंगे इतने सारे परिवारों को उखाड़ के फेंकने की, और किसी ना किसी तरह इनको रोकेंगे और फिर नगर निगम चुनाव के बाद डंडा चलाएंगे। ये इस तरह के दोहरा चरित्र कांग्रेस का भाई साहब, आशीष जी गलत। इस तरह का किसी का घर ऊपर राजनीति नहीं करेंगे हम। ये आपकी मानसिकता बताती है, अगर आपका बात क्या रहा है, आप अपनी मानसिकता को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि पहले हम बेघर करेंगे। अरे हमने बेघर क्यों करना है? अगर कल के दिन हमने प्रोटेक्शन देंगे, ये देखिए हम नहीं रहेंगे तो तुम, मैं जवाब दूंगा मैडम। मैं ये कहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कल के दिन अगर उनको प्रोटेक्शन संरक्षण देगा तो ये कह रहे हैं कि उनको रोक दिया जाएगा, उनका यूटिलाइज वोटों पे होगा। इस तरह की ओछी राजनीति हम नहीं करते। कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस की मानसिकता झलकती है आपके बयान से। आशीष जी आप क्या बात कर रहे हैं कि इनको रोक दिया जाएगा, फिर इनको बोल दिया जाएगा फिर तुम्हारा घर तोड़ेंगे? देखिए इस तरीके से लड़ने से कुछ नहीं होगा आशीष जी और कमलेश जी। देखिए बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। इसका सोल्यूशन क्या है, इस पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। ये जो लोग बेघर होने वाले हैं, ये जो जिंदगियां हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका क्या होगा, इस पर चर्चा कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, इस पर चर्चा कर रहे हैं मैडम, इस पर कमलेश जी बार बार कह रहे हैं बेघर कहाँ कर रहे हैं। अरे जब फोर्स लग चुकी है, उनको हटाने के लिए लोग आ चुके हैं, सरकार ने किस तरह से एक एक कार्रवाई बता रहे हैं कि लाइसेंस भी जब्त कर दिए, सब कुछ कर दिया, कहीं कोई कॉलोनी ना हो जाए। और क्या कर रहे हैं ये बेघर करने का ही काम कर रहे हैं। बिना सोची समझी रणनीति से, बिना सोचे समझे इन्होंने वहां फोर्स लगा दी। अब कह रहे हैं कि नहीं हम उनकी व्यवस्था करेंगे। कब करेंगे उस व्यवस्था बताएं? क्या 4000 परिवार की व्यवस्था 4 दिन में हो जाएगी? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इनको सिर्फ लगता है कि ये लोग हमारे समर्थक नहीं रहे, इनको हटा के बाहर कर दो। ये इनका मेन काम है। एक सेकेंड रुके कमलेश जी, आगे का क्या, अब क्या करने वाली है सरकार? भाई इन लोगों का क्या होगा ये बता दीजिए ना, आप सीधे सीधे बता दीजिए कि इनका अब क्या होगा। फोर्स लगाने के बाद व्यवस्था करेंगे।
ऐसा होता है क्या? में जो वहाँ उचित तो हमें निर्णय गाड़ियाँ लगानी चाहिए तो निश्चित होगा निर्णय वो ले। सरकार तय अगर करेगी। आपके मन में सरकार बिल्कुल भी उनके प्रति संवेदना हम होती लोगों है। की बात हुई इस संदर्भ में और जल्द से जल्द इसमें कुछ न कुछ निर्णय लेकर के जो लोग, अब कोर्ट का एक आदेश आ गया उसका भी पालन करना है। उसके अलावा इन लोगों को भी सुरक्षित रखना है। सर्दियों का टाइम है, क्या व्यवस्था है, सरकार इसमें चिंतित है। स्थानीय डीएम के साथ या स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर सीएम कार्य बातचीत चल रही है और उसमें जो भी उचित से उचित और अच्छी से अच्छी कार्रवाई होगी इनके क्योंकि समय और दिशा के अनुसार वो निर्णय लिया जा रहा है। थपलियाल जी, मैं ये कहता हूं कि अगर संवेदनशील सरकार होती तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में पहल करती, क्योंकि ये जमीन हमारी है। ये रेलवे की भले हो, लेकिन रेलवे को इतनी जरूरत नहीं है मैडम इस समय कि रेल चल नहीं रही हो इस जमीन के बिना। ये तो धन्ना सेठों ने एक ऑर्डर दिया हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, कि हटाओ इनको क्योंकि ये बेधर्मी हैं, ये फलाने रिलीजन के हैं, इससे हमें हिंदू लोग खुश होंगे, हमें वोट देंगे। ये है देखिए अब फिर आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इस तरीके से नहीं था पलियाल जी। देखिए बात यहाँ पर, वहां पर हिंदू हो मुस्लिम हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वहां पर मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, एक परिवार यहाँ पर रह रहे हैं जिन्हें हमें बेघर होने से बचाना है, जो मुद्दा है, जो मोटिव है। बिल्कुल वही, तो इसको किसी और दिशा में मत ले जाइए, आप ये दिशा में जाने वाला नहीं। जाइए आप आपका जो राजनीति करने का मैं समझ रहा हूँ कमलेश जी, लेकिन कितना वक्त है आपके पास? आप तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता तो तब दिखेगी ना जब ये लोग बेघर नहीं होंगे। हेमा भंडारी जी, जो आशीष भाई जी हैं, इन्होंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है कमलेश जी की, और क्योंकि ये सच्चाई है जो उन्होंने बोला है, ये सच्चाई है। ये जो है इनके लिए व्यवस्था करेंगे, इनको जता कर करेंगे। सरकार जब सब लोग आवाज उठा रहे हैं करेंगे, लेकिन इनको जताएंगे कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। तो चुनावी पार्टी मैंने इसीलिए कहा है कि भाजपा केवल चुनावी पार्टी है। क्या होगा, सिर्फ इनको चुनाव से मतलब रहता है। तो ये करने को व्यवस्था तो सब सड़कों पे है, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी सरकार को जब आंदोलन होंगे, लेकिन ये इनको जताएंगे। आपने तो दिल्ली में पक्के मकान बना के देखे ना, नहीं होती, आप बताइए दिल्ली में क्या बोला था आपने? नहीं होती, हम सारी जितने मलिन बस्तियां झोपड़पट्टियां में पक्के मकान बना देंगे। कमलेश जी, आपने दिल्ली में क्या किया? की बात बता रही हूँ, का झांसा दिया। ये कमलेश जी आपने बताइए ना, दिल्ली में कितने पक्के मकान बना दिया आपने? झोपड़ियां हटा कर, आप बताइए मैं अपनी कितने स्लम बस्तियों को आपने पक्के मकान में कन्वर्ट कर दिया? हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करेंगे आप बात? आने के बाद भी विधायक जी जाके कहते हैं कि रुको, अब मैंने किया ना, अब ये वोट मुझे देना, तो किसी और की हिम्मत नहीं होती। अब हेमा जी एक बात सुनो, करेंगे तो आप ये बोलेंगे वोट बैंक के लिए, अगर इनकी हम मदद करने के लिए तैयार हैं तो आप ये बोलेंगे वोट बैंक के लिए मदद नहीं कर रहे। देखो हमने 200 मीटर के दायरे के अंदर जो होटल है, मैं जवाब दूंगा मैडम, आप मेरे को मौका दीजिए। अतिक्रमण नहीं है क्या? वो भी तो अतिक्रमण है। आप सुनिए, आप ये बताइए होटलों में कि अगर हम इनकी मदद करें तो वोट बैंक की राजनीति है, और मदद न करें तो हमारी संवेदनशीलता हो। ये क्या तरीका हुआ भाई? वोट बैंक की मदद आप करते हैं, दूसरे को गिरा देते हैं, दूसरे को गिरा देते हैं। तुम्हारे माँ बाप हमें मदद करने आते हैं, नहीं करते हैं। साहब हमने तो कहा था पहले, विषय की गंभीरता समझिए मैडम। असल में आपने दिल्ली के अंदर जो मलिन बस्ती थी, जो आपका एजेंडा था, मैं आपके हम पक्के मकान, कितने पक्के मकान बनाए, जवाब दीजिए। यशस्वी युवा और जो पहले दिल्ली के अंदर आपने कितने, कमलेश जी एक सेकंड रुक जाइए, उनसे आप यहाँ की पीड़ा रो रहे हैं, घर दिया जाए उनको रहने के लिए। ठीक है उवैस जी रुकिए, कमलेश जी रुक जाइए, और हेमा जी आती हूँ मैं वापस। उवैस जी, तो जब तक एक दो लोग, उवैस जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। आपको आवाज आ रही है क्या? अनम्यूट करे खुद को, अनम्यूट करे पहले।
जी, मेरे पास अभी एक ऐसे व्यक्ति का जो है टीवी हमारी डिबेट देखकर फोन आया है कि 1956 के जो वहाँ की जमीन के कागजात हैं वो उनके पास मौजूद हैं। वो कुछ ही देर में जहाँ से वो हमारे पास पहुंच रहे हैं और 1956 के जो उनके पास कागज हैं उस लैंड के, वो हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फोन कॉल के माध्यम से उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि 1956 के कागज हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन उवैस जी, चूंकि हमारे पास वक्त की भी कमी है तो जरूर, लेकिन हम जरूर इसे अपने चैनल में प्राथमिकता से दिखाएंगे। कमलेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी। कागजात मौजूद है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आज लोग बेघर हो रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में कहाँ जाएंगे? उनका क्या सरकार भला करने वाली है, ये सुनिश्चित करके जाएं। मैडम, मैं एक चीज बोलूंगा, जहां तक कागजातों की बात है तो कागजात देखना, उसका अवलोकन करना है तो न्याय प्रक्रिया है, न्यायालय में इन्होंने डाले होंगे तो बात की बात है। लेकिन मैं हेमा भंडारी जी अपने कांग्रेस प्रवक्ता के बात का जवाब दे दूं। इनकी बात का जवाब देना इतना फिलहाल जरूरी नहीं है कमलेश जी, जितना जरूरी है इस बात पर फोकस है कि ये बेघर लोगों का क्या होगा। इनकी बात का क्या जवाब दे देंगे? आप दिल्ली चले जाएंगे या पंजाब चले जाएंगे? उत्तराखंड के जो लोग बेघर हो रहे हैं उनकी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। कमलेश जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चिंतित है, सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक न देखी जाए। ये इन लोगों की सोच है जो ये कह रहे हैं कि साहब कल इनको साइडिंग दे देंगे, इनकी सुरक्षा कर देंगे, अपनी बोली में देखेंगे। सरकार क्या करेगी आप बता के जाए चैनल के माध्यम से। सरकार करेगी, क्या करने जा रही है, हमारे क्या करने जा रही है आप बता के जाए ना। नागरिक है, उनकी चिंता की जाएगी। अरे हम तो करते हैं, आप ये बताइए ना। अरे कमलेश जी, एक सीधा सा सवाल है कि कब चिंता करेंगे आप? फोर्स लग चुकी है। खैर कमलेश जी, देखिए, हम उम्मीद करते हैं सरकार से और ये धामी जी से भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लोग आज बेघर होने के कगार पर हैं, इनको घर मिलेगा, इनको छत मिलेगी, इनको इनका हक मिलेगा। 1956 से यहाँ पर रह रहे हैं और अपने हक की आज उनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बेघर होने की नौबत आ गई और कहीं ना कहीं हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन लोगों को बेघर नहीं होने देगी। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।